हे जीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियर्स, जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो था लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज में हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 1 और इलस्ट्रेशन नंबर 2 हो चुके हैं। अब आते हैं अपन इलस्ट्रेशन नंबर 3 पर। और इलस्ट्रेशन नंबर 1 और इलस्ट्रेशन नंबर 2 के कंपैरिजन में हमारा जो इलस्ट्रेशन नंबर 3 है वो बहुत ही ईजी होने वाला है, एकदम ईजी। ठीक है, तो एकदम आसान करते हैं इसे। फटाफट से अपनी कॉपी और पेन निकाल लो और उस पर लिख दीजिए लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज इलस्ट्रेशन नंबर 3। उम्मीद है आप लोगों ने अपनी अपनी कॉपी पेन निकाल लिए होंगे। तो चलो पहले इलस्ट्रेशन नंबर 3 को पढ़ते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। एक्स कंपनी लिमिटेड वेंट इनटू वॉलेंट्री लिक्विडेशन। वॉलेंट्री मतलब अपनी खुद की मर्जी से वो लिक्विडेशन में लिक्विडेट कर रही है कंपनी, है ना। लेकिन मोस्टली केसेस में हमने ये देखा है कि जब बहुत सारे लॉसेस होते जाते हैं और डेफिशिएंसी आती है, इसकी वजह से जो कंपनी को लिक्विडेट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो कैसा लिक्विडेशन है, वॉलेंट्री लिक्विडेशन। तो मे बी उनका कोई और कारण रहा हुआ होगा। The following balances are extracted from its books on that date। कुछ बैलेंसेस हमें बताए रखे हैं, ठीक है, हमारे काम के। जैसे कि यहाँ पर कुछ एसेट्स दिख रहे हैं और यहाँ पर कुछ लाइबिलिटीज़। आगे बढ़ते हैं। The following assets are valued as under, यानी कि ये जो एसेट्स हैं इनकी जो एस्टिमेटेड रिलाइजेबल वैल्यू है वो ये है। ठीक है, आगे देखते हैं। अरे क्वेश्चन ख़त्म भी हो गया, देखो कितना छोटा क्वेश्चन है। द बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स ऑफ लीज होल्ड प्रॉपर्टी। मतलब लीज होल्ड प्रॉपर्टी अपनी किस वाली हेडिंग में आएगी, ये आएगी आपकी एसेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी पर अपन टिक लगा लेते हैं, जिससे कि जब हम लिखेंगे तो हमें याद रहेगा। लीज होल्ड प्रॉपर्टी क्या है, एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड। देयर वर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हमें सीधे सीधे अमाउंट दे रखा है। वैसे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हमें देखो कितनी काम करके, कितने वर्किंग नोट बना के हमें इसे कैलकुलेट करना होता है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने सीधे सीधे हमारी थाली में रख दिया। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है, 3000, विच वर नॉट इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स, जो कि क्रेडिटर्स में इंक्लूड नहीं है। यानी कि जो क्रेडिटर्स आपको जैसे बैलेंस शीट में दे रखे हैं, जो भी आपको एक्सट्रैक्ट दे रखा है उसमें दे रखे हैं कितने, 60,000। और ये 60,000 क्रेडिटर्स अलग हैं और ये 3000 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स अलग हैं। ठीक है, तो आप इनको एक दूसरे से एडजस्ट नहीं करना है, इसलिए बोल रहे हैं। ठीक है, समझा क्या कर रहे हैं आगे। एक तो हमें ये पता चल गया है कि कौन सी एसेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड है, सिर्फ एक ही है, कौन सी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी। उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का भी अमाउंट पता चल गया, और क्रेडिटर्स में भी उन्होंने बोला है कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, क्योंकि इसमें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स इंक्लूड थे ही नहीं। आगे बोल रहे हैं प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स टू बी सबमिटेड टू द मीटिंग ऑफ मेंबर्स और क्रेडिटर्स। हमें क्या बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है। सिंपल सा है, एक ही रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की। वैसे 2 रिक्वायरमेंट होती हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना और आपका डेफिशिएंसी अकाउंट, लेकिन यहाँ पर सिंपल सी एक ही रिक्वायरमेंट है। तो फटाफट आ जाओ, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। ये आपका लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज इलस्ट्रेशन नंबर 3। लिखो मेरे साथ साथ, क्या प्रिपेयर कर रहे हैं अपन, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। किसका, एक्स कंपनी लिमिटेड का, ऑफ एक्स कंपनी लिमिटेड। कब कर रहे हैं, ऑन दी फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2017। ये वॉलेंट्री लिक्विडेशन सच में कर रहे हैं, अप्रैल फूल बना रहे हैं, पता नहीं चल रहा। ठीक है, 1 अप्रैल 2017, ऑन दी फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2017। इतना लिखा, आगे बढ़ते हैं। जितनी भी सारी बातें होगी अपन यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पर अपन लिखते हैं पर्टिकुलर्स, और यहाँ पर अपन लिखेंगे अमाउंट। ठीक है, इसके ऊपर जगह नहीं है, यहाँ लिखना है हमें एस्टिमेटेड रिलाइजेबल वैल्यू। आप लिख लीजिएगा, ठीक है, हो गया इतना। अब सबसे पहले हम कौन सी एसेट लेते हैं, वो एसेट जो स्पेसिफिकली प्लेस्ड नहीं होती है। ठीक है, तो उससे हमें आराम से पैसा मिल जाता है। तो पहले अपन वो वाली लिखते हैं, एसेट्स
नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, तो उन पर पहला हक किसका है? हमारा, ना कि किसी और का। एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, कौन सी लिस्ट आपकी? एज पर लिस्ट ए। कौन कौन सी एसेट्स हैं आओ देखते हैं। मशीनरी कितनी? 1,80,000। मशीनरी 1,80,000, ठीक है। अभी इनर कॉलम में लिखेंगे, फिर ये सारा टोटल आउटर कॉलम में जाएगा। नेक्स्ट आपकी लीज होल्ड प्रॉपर्टी, क्या इसको लेना है क्या? नहीं, हमने स्टार पहले ही लगा दिया था कि ये कौन सी एसेट है? एसेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, इसलिए अपन को इसको नहीं लेना है। नेक्स्ट है आपकी इन्वेस्टमेंट, कितनी? 12,000। नेक्स्ट आपका स्टॉक और डेटा 6,000, 1,40,000। स्टॉक और डेटा 6,000, 1,40,000, ठीक है। सबके एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू लिखी। कैश नहीं था क्या? कैश है, ये रहा कैश 3,000। कैश आ गया आपका 3,000। अब फटाफट से इसका टोटल करते हैं। 1,80,000, 12,000, 6,000, 1,40,000 और आपका 3,000, ये आ गया 3,41,000। एसिड स्पेसिफिकली प्लेस्ड का आंसर आ गया 3,41,000। अब आते हैं नेक्स्ट, एसिड नॉट स्पेसिफिकली हो गई, अब आएगी एसिड स्पेसिफिकली प्लेस्ड। तो नेक्स्ट डालो मेरे साथ, एसिड्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड, कौन सी होगी ये? एज पर लिस्ट बी, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आएगा? इसका सिंपल सा फॉर्मेट होता है, पहले अपनी एसिड का नाम लिखो जो आपकी स्पेसिफिकली प्लेस्ड है। नेम ऑफ एसिड हमें पता है वो कौन सी है? लीज होल्ड प्रॉपर्टी, क्योंकि एक ही थी, दूसरी होती तो दूसरी भी लिख देते, उसमें दिक्कत क्या है? लीज होल्ड प्रॉपर्टी। फिर नेक्स्ट कॉलम में आएगा आपका एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है। उसके बाद इस एसेट पे जिसका हक है उसका लिखते हैं ड्यू टू क्रेडिटर, उस पर कितना अमाउंट ड्यू था। अगर डेफिशिएंसी आई तो कहाँ जाएगी? अगर डेफिशिएंसी आई तो वो जाएगी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में, और अगर सरप्लस आया तो वो चला जाएगा आपका आउटर कॉलम में। तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी की देखते हैं। सबसे पहले एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू कितना है? ये आपका 2,18,000, यानी कि 2,18,000। फिर ड्यू टू क्रेडिटर्स, तो ये किसके पास था? ये था आपका बैंक ओवरड्राफ्ट के पास, और बैंक ओवरड्राफ्ट का कितना अमाउंट है? ड्यू अमाउंट देखो 54,000। अरे वाह, क्या बात है, हमारे पास 2,18,000 है और सिर्फ ड्यू अमाउंट कितना है? 54,000, यानी कि सरप्लस आने वाला है, सबको पता है। देखते हैं कितना आने वाला है। 2,18,000 माइनस 54,000, ये आपका आ गया 1,64,000। डेफिशिएंसी आई? नहीं। क्या है? सरप्लस। तो ये सरप्लस कहाँ चला जाएगा? ये नेट अमाउंट है, ये बाहर आउटर कॉलम में चला जाएगा। अब ये हमारा हुआ, लिखो एस्टिमेटेड सरप्लस फ्रॉम, कहाँ से मिला? एसिड्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड। मेरे साथ साथ लिख रहे हो ना? वेरी गुड। एसिड एस्टिमेटेड सरप्लस फ्रॉम एसिड स्पेसिफिकली प्लेस्ड कितना आया? 1,64,000। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं एसिड से कितना आया। कौन कौन सी एसिड्स है? एसिड्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड और एसिड्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड, इसका जो नेट अमाउंट है दोनों टोटल कर लो फटाफट से। 3,41,000 प्लस कितना है? 164,000 कितना है? 5,05,000।
5,05,000 लिखो इस पर। एस्टिमेटेड सरप्लस फ्रॉम कहाँ से मिला? एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड। एस्टिमेटेड सरप्लस फ्रॉम एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड कितना आया? 5,05,000। ठीक है, अब इस 5,05,000 से अपन क्या करेंगे? इस 5,05,000 से अपन लाइबिलिटीज़ को देंगे। यहाँ पर सारी आएंगी आपकी लाइबिलिटीज़। ठीक है, लाइबिलिटीज़ का जितना भी ड्यू अमाउंट होगा यानी कि ग्रॉस वैल्यू वो यहाँ पर आएगी, ग्रॉस लाइबिलिटीज़। और यहाँ पर आएगा उनका पे वाला अमाउंट। ठीक है, अरे एक चीज़ रह गई, याद आ रही है क्या आपको? हम एसेट्स का यहाँ पर हमने कैसा अमाउंट लिखा है? 5,05,000 नेट अमाउंट, यानी कि जो ये बैंक ओवरड्राफ्ट काट के, लेकिन हमें इनका ग्रॉस अमाउंट भी लिखना पड़ता है। याद आ रहा है क्या आपको? मैंने आपको बताया था यहाँ पर हमें समरी लिखनी होती है। आप कैसे भूल गए? डायरेक्ट मेरे साथ लाइबिलिटी लिख दिया, गलत बात। आओ फटाफट लिखते हैं समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स। चलो चलो लिखो मेरे साथ, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं, सारी चीज़ें लिखेंगे। अगर ये चीज़ें हम आज लिखते हैं, जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जब परफॉर्मेंस का टाइम आएगा, जब हमारे एग्ज़ाम्स होंगे, तब भी हम ये चीज़ें अवश्य लिख के आएंगे। लिखो मेरे साथ साथ, ग्रॉस रियलाइजेबल वैल्यू किसकी? ऑफ एसेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। ठीक है, उसके बाद आएंगे तुम्हारी अदर एसेट्स, यानी कि जो स्पेसिफिकली प्लेस्ड नहीं हो। ग्रॉस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड, ये कितना था? स्पेसिफिकली प्लेस्ड की ग्रॉस रियलाइजेबल वैल्यू, ये वाली नहीं, ये तो नेट है आपकी, ग्रॉस पूछ रहे हैं वो, सॉरी, हाँ ये नेट है और ये ग्रॉस। ग्रॉस कितनी है? 2,18,000। 2,18,000। और बाकी की एसेट्स, अदर एसेट जो स्पेसिफिकली प्लेस्ड नहीं थी, उनकी कितनी थी टोटल? 3,41,000, यानी कि 3,41,000। टोटल करो फटाफट, 2,18,000 प्लस 3,41,000 कितना आया? 5,59,000। क्या आउटर कॉलम में लिखे हैं सर? नहीं, ये तो सिर्फ हम उसका ग्रॉस वैल्यू दिखाने के लिए लिखते हैं। 5,59,000, इनका कुछ काम नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए। ठीक है, ग्रॉस एसेट्स हो गया पूरा। अगर यहाँ पर आप इतना नहीं लिख सकते हो तो फिर इतना लिख देना बस कि एसेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड का अमाउंट, एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड का अमाउंट। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हमने लिख दी समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स। अब आते हैं अपन लाइबिलिटी साइड पे। लाइबिलिटी साइड का फॉर्मेट तो हमने पहले ही बना दिया, एक एक करके लिखते हैं। तो पहली कौन सी आती है बोलो? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कौन था? अपना ओवरड्राफ्ट, और वो कहाँ निपट गया? लिस्ट बी में ही निपट गया था। देखो ये रहा 54,000 का, यही निपट गया था। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी, कहाँ तक अमाउंट आता है? यहाँ पर वहीं तक अमाउंट आता है जहाँ तक वो अपनी, जिस पर उस पर चार्ज क्रिएट किया है, उसी पर उसका जितना हक सेटल हो पाता है उतना अमाउंट हम यहाँ लिखते हैं। और बैंक ओवरड्राफ्ट का तो पूरा का पूरा अमाउंट हो गया 54,000 का, तो हम यहाँ पर पूरा का पूरा लिख देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ जो जो मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ वो आपको मैंने हिंदी में बता दी। Secured creditors as per list B to the extent which claims are covered by asset specifically pledged, यानी कि asset specifically pledged जो थी यानी लीज होल्ड प्रॉपर्टी, उससे क्रेडिटर का जितना अमाउंट सेटल हो गया सिर्फ यहाँ पर उतना ही लिखते हैं। और यहाँ पर तो पूरा का पूरा सेटल हो गया तो हम पूरा का पूरा लिख देंगे। ठीक है, कितना? 54,000। अच्छा, इन्हें पे करना है क्या? पे नहीं करना, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने इन्हें ऑलरेडी लिस्ट बी में एडजस्ट कर दिया।
नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आएगा आपका प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। अब ज़िंदगी कुछ ज़्यादा आसान होने वाली है, वैसे भी बहुत आसान था ये क्वेश्चन, अब ज़्यादा हो गया क्योंकि अब सीधे सीधे चीज़ें लिखते जानी है और लेस करते जाना है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आपको याद होगा कि उसमें साफ साफ क्लियरली दे रखा था कितना, 3000। तो 3000 इनका यहाँ पर पे हो जाएगा और 3000 इनका ड्यू अमाउंट है, तो वो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब कितना बचता है ये देखते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा था, ये क्या लिख दिया हमने, एसेट एस्टिमेटेड सरप्लस फ्रॉम एसेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। उसके बाद अगेन हमने यही लिख दिया, ओहो ये गलती कर दी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या लिख दिया, 5,05,000। इसमें लिखो एस्टिमेटेड टोटल एसेट्स अवेलेबल फॉर, किस किस के लिए अवेलेबल होगा, सबसे पहला प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, यहाँ स्पेस नहीं था उस वजह से पता नहीं क्या हुआ जो मैंने गलत लिख दिया, उसके लिए माफ़ कीजिएगा मुझे। डिवेंचर होल्डर्स एंड लास्ट आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक है, देखो एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस से इतना मिला 3,41,000, एसेट स्पेसिफिकली प्लेस से जो सरप्लस मिला वो मिला आपका 1,64,000। तो इन दोनों का जो टोटल है वो आ जाएगा आपका 5,05,000। तो ये आ जाएगा आपका एस्टिमेटेड टोटल एसेट्स अवेलेबल फॉर, किस किस के लिए अवेलेबल है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर और आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, सबके लिए इसी लाइन में, पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, फिर डिबेंचर होल्डर, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक है, ये वाली लाइन मैंने गलती से 2 बार लिख दी इसलिए गलत हो गया, ठीक कर लीजिएगा अगर आपने ऐसी की हो तो, मुझे देखते देखते तो गलती नहीं होनी चाहिए ना, तो ठीक कर लेना। अच्छा, ये आपका अमाउंट बचा था कितना, 5,05,000। 3,00,000 चला जाएगा तो आपका बच गया 5,02,000। 5,02,000। ठीक है, ये 5,02,000 जो है वो किस किस के लिए बचा है, 5,02,000 जो बैलेंस है वो किसके लिए बचा है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर तो निपट गया, आप देखो कौन बचा, एस्टिमेटेड बैलेंस अवेलेबल फॉर, किसके लिए बचा आपका, एक तो डिबेंचर होल्डर और दूसरा आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, क्योंकि प्रेफरेंशियल तो निपट गया ना ऊपर 3,000, अब यही 2 बचे, कौन कौन, डिबेंचर होल्डर और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो ये आपका आ गया 5,02,000। अब बताओ कौन आएगा, अब आएगा आपका डिबेंचर होल्डर। लिखो मेरे साथ साथ, डिबेंचर होल्डर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, कितना है, डिवेंचर होल्डर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, ये आपका आ गया 1,50,000। इनका ग्रॉस अमाउंट कितना है, 1,50,000, और ये आ गया इनको जितना हमें देना है। तो देखो 5,02,000 बचा था, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को सेटल करने के बाद कितना मिला, 5,02,000, इसमें से माइनस कर देंगे डिवेंचर होल्डर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, कितना 1,50,000, ये आया आपका 3,52,000। 3,52,000 ये किन के लिए बचा बैलेंस बोलो, एक ही जना रह गया, कौन, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो एस्टिमेटेड बैलेंस अवेलेबल फॉर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने हैं, ओहो, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है आपके 60,000 के। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स लिख लेते हैं फटाफट,
कितने? 60,000। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 60,000, इनका ग्रॉस अमाउंट भी था 16,000। अब कितना बचा? तो 3,52,000 में अपने दो जने निपट चुके हैं। कौन कौन? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर और आपका डिवेंचर होल्डर। तो अब बचा 3,52,000। इससे हम सेटल कर देते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को और आता है आपका 2,92,000। 2,92,000 क्या है? डेफिशिएंसी नहीं, सरप्लस। तो एस्टिमेटेड सरप्लस एज रिगार्ड्स टू क्रेडिटर्स, एस्टिमेटेड सरप्लस एज रिगार्ड्स टू क्रेडिट कितना? 2,92,000। अच्छा, मैंने कहीं लिस्ट नहीं लिखी ना। लिस्ट हमने कहाँ लिखी थी लास्ट? यहाँ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में एज पर लिस्ट थी, तो डिवेंचर होल्ड में लिख दो एज पर लिस्ट डी, और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में लिख दो एज पर लिस्ट ई। ई तक हो गए, ठीक है। तो सारी की सारी लाइबिलिटीज तो यहाँ तक हो चुकी है। अब हमें क्या करना है? इसका फटाफट से ग्रॉस अमाउंट ले लेना है। किसका? ये 54,000, 3,000, 1,50,000 और 60,000, इन सबका फटाफट से ग्रॉस टोटल करो। 54,000, 3,000, 1,50,000 और लास्ट आपका कौन रह गया? 60,000। ये आ गया आपका 2,67,000। 2,67,000, ठीक है। तो ग्रॉस एसेट्स का हमने यहाँ ले ली और ग्रॉस लाइबिलिटीज हमारा ये, ठीक है। ग्रॉस लाइबिलिटीज हमारा ये आ गया। तो पूरा वो ठीक है। उम्मीद है पूरा यहाँ तक आपका हो गया। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो हमने ख़त्म किया था कहाँ पर? एस्टिमेटेड सरप्लस एज रिगार्ड्स टू क्रेडिटर्स। अगर हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं तो वही चीज़ वहाँ पर अगर हमने बैलेंस लिखा है लास्ट पेज पर, तो उसे नेक्स्ट पेज पर भी हमें दोबारा से लिखना पड़ेगा। तो ये वाली बात आप याद रखिएगा एग्ज़ाम में। अगर आप नेक्स्ट पेज पर टर्न कर रहे हो तो आप वापस से क्या वो चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी। तो एस्टिमेटेड सरप्लस एज रिगार्ड्स टू क्रेडिटर्स, एस्टिमेटेड सरप्लस एज रिगार्ड्स टू क्रेडिटर्स कितना आया था? 2,92,000। ठीक है। अब बस दो जने, कौन कौन? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, सॉरी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंशियल कैपिटल और आपका इक्विटी शेयर कैपिटल रह गई। बाकी सब लोग निपट चुके हैं, सब गए। कहाँ तक लिस्ट हो गई थी हमारी? ई तक। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में लिख दो एज पर लिस्ट एफ। ई तक तो हो गई। एज पर लिस्ट एफ और इक्विटी शेयर कैपिटल में लिख दो एज पर लिस्ट जी। अब देखते हैं इनका अमाउंट। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का तो कोई अमाउंट है ही नहीं है। इक्विटी शेयर का कितना है? 24,000 इंटू 10 आपका 2,40,000। तो ये आ जाएगा आपका 2,40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो ये आपका 2,40,000 नहीं, 24,000। तो ये आ जाएगा आपका 2,40,000। बस हो गया हमारा क्वेश्चन। 2,92,000 में से माइनस कर देंगे 2,40,000, ये आ गया आपका 52,000। देखा, इनके पे डेफिशिएंसी नहीं आई, इनके पे क्या है? सरप्लस। तभी ये वॉलंटरी लिक्विडेशन कर रहे हैं। मतलब इन्हें कोई दबाव नहीं है लिक्विडेशन का, वॉलंटरी अपनी मर्जी से कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका तो आ रहा है सरप्लस, फिर भी लिक्विडेशन कर रहे हैं। तो इससे हमें समझ में आता है कि ये लोग वॉलंटरी कर रहे हैं। उम्मीद है आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आया हो, है ना? कहीं रह तो नहीं गए आप? तो देख लीजिए। ठीक है।
ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट टाइम दिखा दिया। ये गलती हो गई थी तो उसको ठीक भी आपने कर लिया होगा। ये क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 1 और 2 से बहुत ही ईजी था। एक तो सबसे बड़ी बात, यहाँ पे डेफिशिएंसी आई नहीं तो डेफिशिएंसी अकाउंट बनाना ही नहीं था। एक ही रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की, वो थी आपकी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना, और वो हमने काफ़ी ईजी तरीके से बना दिया, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी एसेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड थी वो भी एक ही थी, उसका भी सरप्लस आ गया, तो बहुत ही आसान। उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के लिए हमें कोई वर्किंग नोट बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको सीधा सीधा अमाउंट 3000 दे रखा था। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको पूरा समझ में आया हो, और मेरी एक्सप्लेनेशन का आप मुझे कमेंट में फीडबैक जो है ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो फटाफट हिट दी लाइक बटन। इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज। अच्छा सुनो, ये जो 3 क्वेश्चन हमने कर लिए 1 2 3, ये तीनों एक सेपरेट रजिस्टर में, ठीक है, एक बार सेपरेट रजिस्टर में अपने आप भी कर लेना। मेरी वीडियो के साथ किया, अच्छी बात है, आपको सारी एक एक चीज़ बात समझ में आ गई होगी, और उसको एक बार अपने सेपरेट रजिस्टर में भी कर लीजिएगा। ठीक है, अब जाओ, बाय,